अशोक राय एंड राय चैनल में आप सभी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी भाई बहनों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। आप सभी को हमारा चैनल अशोक राय एंड राय स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों के बीच एनाटॉमी चैप्टर से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई को हम क्या कहते हैं? शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एकक इकाई को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोशिका, उत्तक, मांसपेशी, कार्टिलेज। तो मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था मेरे भाई कि इसमें कोशिका जो होगा यह जीवित एकक इकाई है, उत्तर होगा कोशिका। दूसरा क्वेश्चन है, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती है? क्वेश्चन मैं पुनः बता रहा हूँ, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती है? तो मैं इसका भी जिक्र कर चुका हूँ। ऑप्शन है जीव द्रव्य, त्वचा, उत्तक, मांसपेशी। तो मेरे भाई इसमें उत्तक होगा, उसका सही उत्तर होगा उत्तक। उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उत्तक 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 5। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर एनाटॉमी में मैं बता चुका हूँ, उत्तक 5 प्रकार के होते हैं। अस्थियाँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन 4 नंबर है, अस्थियाँ का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है कार्टिलेजों के, खनिजों, लवणों, कार्बनिक पदार्थों, इन सभी के योग से। तो मैं आपको इसका भी उत्तर मैं बता चुका हूँ। ये कार्टिलेज, खनिज, लवणों, कार्बनिक पदार्थों, ये सभी के सहयोग से अस्थियां का निर्माण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी के योग से। पांचवा है, अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो अस्थियों में आपको ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, अस्थियों में कौन कौन से मुख्यतः कौन कौन सी उपस्थित रहते हैं? तो ऑप्शन है कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक फॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही उत्तर इसका होगा कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट अस्थियों में मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। छठा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसका सही उत्तर है 206। ऑप्शन था इसमें 204, 208, 206, 210। तो सही उत्तर है 206। हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ। हमारी खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितना है? तो 22 है। इसका इसमें ऑप्शन था 22, 14, 20 और 8। तो इसका सही उत्तर 22 होगा। आठवां क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती है? हमारे मस्तिष्क में कुल अस्थियों की संख्या, मैं इसकी चर्चा भी किया था, 8 होती है। इसमें ऑप्शन था 14, 11, 16, 8। तो सही उत्तर कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कोशिकाएं, इसके सिरुकाएँ होती है? तो इसका सही उत्तर है 33। यह भी मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन है कौन कौन? 26, 33, 28, 36। तो सही उत्तर होगा 33। 10 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के ऊर्ध्वभाग अर्थात बाहु आदि में कितनी अस्थियां होती है? तो सही उत्तर होगा इसका 64। यह भी मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन था कौन कौन? 62, 66, 64, 72। तो इसमें आंसर होगा 64। शरीर के अधः भाग जांग आदि में कितनी अस्थियां होती है? तो यह भी मैं बता चुका हूँ, उत्तर होगा 62। ऑप्शन है इसमें 62, 66, 64, 74। तो अधः भाग में 62
हड्डियां पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है। इसके बाद वाला जो है क्वेश्चन 12 नंबर है, हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियां होती है? तो हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। ऑप्शन है इसमें 12, 14, 10, 8, तो आंसर होगा 12 जोड़ी। अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले बता रहा हूँ, साइनोवियल फ्लूइड से भरा रहता है। इसमें ऑप्शन है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल थर्मल और फाइनाइल फ्लूइड, फाइनाइल थर्मल। तो आपने को सही उत्तर मालूम हो गया होगा, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। इससे क्या होता है, इसमें घर्षण कम घर्षण नहीं होता है इसके फ्लूइड से। 14 नंबर जो होगा वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? इसमें चल संधि नहीं है, अर्थात अचल संधि के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा कपाल संधि। ऑप्शन है कलाई की संधि, कपाल संधि, गेंद और गट्टा संधि, कोहनी की संधि। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा संधि चल संधि नहीं है? तो कपाल का संधि जो है वह चल संधि नहीं है। दूसरा है गेंद और गट्टा संधि शरीर के किस अंग में होती है? ऑप्शन है घुटने में, कंधे और कूल्हे में, जांघ में, रीढ़ की हड्डी में। तो उत्तर क्या होगा भाई? कंधे और कूल्हे में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चूलदार चल संधि है? तो इसमें ऑप्शन है पक्षेन संधि, कंधे की संधि, कलाई की संधि, घुटने की संधि। तो इसमें सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर हो जाएगा आपका चूलदार संधि के बारे में पूछा है, तो घुटने की संधि जो है वह चूलदार संधि होता है, घुटने की संधि, याद रखिएगा इसे। 17 नंबर क्वेश्चन है, पहली और दूसरी रीढ़ के कशेरुकाओं एटलस एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो कीलदार संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कीलदार संधि कहते हैं। ऑप्शन है इसमें अचल संधि, फिसलने वाली संधि, कीलदार संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? कीलदार संधि। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियां का भार कितना होता है? तो आपको मैं यह भी बता चुका हूँ, 45% जो हमारा पूरे शरीर का वजन जो होता है 45% मांसपेशियां होती है। इसमें ऑप्शन है 30%, 45%, 40% और 65%। तो सही उत्तर होगा 45%। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन है आपका 516, 603, 500, 206। तो इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है? ऐसे तो मांसपेशियों की संख्या आपका 639 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चूंकि दे रहा है मांसपेशियों की संख्या कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 500। क्या होगा सही उत्तर? 500। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक है? ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार जो काम करता है। तो हाथ का इसमें ऑप्शन है फेफड़ा, आंत, हृदय, हाथ। तो भाई देखिए, फेफड़ा का मांसपेशियां, आंत का मांसपेशियां और हृदय का मांसपेशियां अनैच्छिक है। केवल हाथ का जो मांसपेशियां है वह ऐच्छिक है, जो अपने मन के मुताबिक कार्य करता है। अपन निम्नलिखित में अनैच्छिक मांसपेशियां कौन सी है? यहाँ अनैच्छिक पूछ रहा है। अनैच्छिक में यहाँ ऑप्शन है हाथ, जीभ, पैर और हृदय। तो यहाँ भाई हृदय का मांसपेशियां अनैच्छिक होगा, इस पर इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आशा करता हूँ कि आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हृदय, अग्नाशय, यकृत, फेफड़े। तो आप बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? तो हृदय होगा।
23 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। यहाँ रुधिर शोधन का कार्य पूछ रहा है, अर्थात ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य पूछ रहा है। तो भाई किसके द्वारा होता है इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका यकृत, यकृत वृक्क, यकृत है, वृक्क है, धमनियाँ है और हृदय है। तो इसका सही उत्तर होगा डी होगा। क्या होगा, रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर इसका होगा 23 का उत्तर डी। 23 का उत्तर हो जाएगा डी होगा। तो यहाँ पर रुधिर शोधन का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है। यहाँ भाई यहाँ कन्फ्यूज़न है, चूँकि रुधिर शोधन का यहाँ मतलब हो गया कि शोधन का मतलब हो गया शुद्धिकरण। तो हमारा चूँकि यकृत जो है लीवर में तो ये होता नहीं, धमनियाँ भी नहीं होता है, वृक्क में भी नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन आपको हृदय दिया गया है, होना चाहिए फेफड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका फेफड़ा है नहीं, तो आपका सही उत्तर हृदय ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुँचाने वाली नलिकाएं कहलाती है। अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुँचाने वाली नलिकाएं क्या कहलाएगा भाई। तो ऑप्शन है धमनी, शिराएं, नलिकाएं और नसें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिराएं, जिसको हम लोग कहते हैं भेन। भेन के में क्या होता है, अशुद्ध रक्त चलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हृदय, हाँ तो ये 25 हो गया हमारा। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती है। तो आप जान गए शिराएं में क्या चलता है, अशुद्ध रक्त, और धमनी में चलता है आपका शुद्ध रक्त। तो सही उत्तर होगा 25 का आपका धमनी। क्या होगा, धमनी। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में अनुमानतः कितनी पानी होती है। तो मैं आपको पहले इसका चर्चा कर दिया हूँ। ऐसे ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ 10%, 40%, 60% और 90%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90%। क्या होगा, 90%। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि स्त्रियों का हृदय का भार जो होता है, ऑप्शन है आपको दिया हुआ 250 ग्राम, 220 ग्राम, 300 ग्राम और 325 ग्राम। तो सही उत्तर क्या होगा भाई, तो 250 ग्राम। ठीक है। अब सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है। तो ऑटोमेटिक है, स्त्री के हृदय के भार से पुरुष का हृदय भार ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 220 ग्राम, 275 ग्राम, 300 ग्राम, 325 ग्राम। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम हो गया होगा कि 300 ग्राम होगा। क्या होगा, 300 ग्राम होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर द्वारा ग्रहित 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है। ऑप्शन है आपका फेफड़ा, हृदय, यकृत और वृक्क। तो 29 का क्वेश्चन आपको मैं समझता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। तो सही उत्तर इसका हृदय जो होता है वह 75% भाग क्या करता है या उपयोग करता है ऑक्सीजन। अब आइए 29 का क्या होगा उत्तर, 29 का हृदय होगा। ठीक है। मानव शरीर द्वारा ग्रहित 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है, तो हृदय करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है। ऑप्शन है आपको दिया हुआ 16, 20, 37, 72। तो इसका सही उत्तर होगा 72।
31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान होता है? तो इसमें क्या क्या है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ग्लाइकोजन। तो आपका सही उत्तर 31 का क्या होगा? डी होगा, ग्लाइकोजन। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता, यहाँ पूछ रहा है। तो ग्लाइकोजन भाई इसमें नहीं रहता है, क्योंकि प्लाज्मा तो रहता ही है, लाल रक्त कणिकाएं रहता ही है, श्वेत रक्त कणिकाएं रहता ही है। तो ग्लाइकोजन इसमें क्या होता है? नहीं रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको पहले भी इसका उत्तर बताया जा चुका है, प्लाज्मा होगा। क्या होगा? ये प्लाज्मा के कारण रक्त थक्का बनाता है, तो जमने में सहायता प्रदान करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है, क्यों होता है भाई? तो आपको इसका भी उत्तर आपको मालूम होगा। इसमें आपका ऑप्शन है विकिरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, गोल होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट है जो लाल रंग का होता है। इसी के कारण खून को क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है कहाँ होता है भाई? तो यकृत में, फेफड़े में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, या कहाँ होता है? तो आपको इसका सही उत्तर भी आपको मालूम होगा, अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा, सही ना? अब 35 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आप तो जानते ही हैं कि मुख्य कार्य क्या है। इसमें मुख्य कार्य में आपको मालूम होना चाहिए, आपको बताया भी जा चुका है। तो इसका ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, पहला ऑक्सीजन ढोना, दूसरा तापमान नियंत्रित करना, रोगों से बचाव करना, रक्त का थक्का जमाना। ये 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका ऑक्सीजन को क्या करता है? इधर से उधर ले जाता है, ऑक्सीजन को ढोता है यह। 36 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह क्या है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, रक्त का थक्का जमाना, रोगों से बचाव करना, तापमान नियंत्रण करना, ऑक्सीजन ढोना। तो भाई इसका भी उत्तर आपको मालूम होगा, क्योंकि यह रोगों से बचाता है। WBC क्या करता है? यह रोगों से बचाता है। 37 नंबर क्वेश्चन होगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना होगा? तो यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, 22 फुट होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट, 25 फुट। तो ऑप्शन होगा 22 फुट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं, तो कहाँ होते हैं भाई? तो आपको ये भी मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, लार ग्रंथियों में। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में मिलता है ना भाई, छोटी आंत इसका सही उत्तर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है भाई? तो पित्त रस का निर्माण का ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, मुख। तो पित्त रस कहाँ निकलता है? तो आपको मालूम होगा, पित्त रस जो निकलता है वह छोटी आंत में निकलता है। सॉरी, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत, सही उत्तर है। यकृत का भार कितना होता है? तो यह भी मैं बता चुका हूँ, 1.5 किलोग्राम होता है। ऑप्शन है आपका 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो सही उत्तर होगा 1.5 किलोग्राम। 41 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो भाई इसका सही उत्तर आपको बताना है 41 में सही उत्तर होगा 16 से 20 बार। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 20। तो ये मनुष्य 1 मिनट में कितना बार श्वास लेता है? तो 16 से 20 बार लेता है। 42 नंबर क्वेश्चन है,
मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मस्तिष्क में तंत्रिकाओं कितना जोड़ा पाया जाता है? ऑप्शन है 10, 31, 12, 44। तो इसका उत्तर होगा 12 जोड़ा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो यह भी आपको स्पष्ट है। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 21, 31, 26, 44। तो आपका सही उत्तर होगा 31। क्या होगा सही उत्तर? 31। मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? तो 31 जोड़े होते हैं। मस्तिष्क का भार आपको मैं बता चुका हूँ पहले से ही, तो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 40 औंस, 41 औंस, 44 औंस, 27 औंस। तो सही उत्तर इसका होगा सही उत्तर आपका होगा 40 औंस। क्या होगा? 40 औंस। ये 45 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री गर्भाशय अपने सामान्य आयाम और आकार से कितना अधिक विस्तार पा सकता है? तो इसका मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ 100 गुना, 400 गुना, 700 गुना और 900 गुना। तो भाई साहब इसका सही उत्तर होगा 900 गुना अपना आकार को यह बढ़ा सकता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं भाई? तो वही उत्तर सही होगा, पीयूष ग्रंथि। उत्तर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। उत्तर है इसमें होगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। तो उत्तर आपका होगा पीयूष ग्रंथि। 47 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा ग्रंथि बढ़ जाता है? तो भाई आप समझ लीजिए आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो आप समझिए गए होंगे। उत्तर आप में ऑप्शन दे रहे हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका थायराइड ग्रंथि। क्या होगा? थायराइड ग्रंथि, चूँकि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, युवा अवस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा होता है? तो आप जानते हैं युवा अवस्था के लिए कौन सा होता है। तो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ थाइमस, पीनियल, पीयूष, थायराइड। तो आपका आंसर हो जाएगा, युवा अवस्था के लिए पूछ रहा है उत्तरदायी कौन सा होता है, तो थाइमस होगा। उत्तर क्या होगा? थाइमस। थाइमस जो है युवा अवस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि माना जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, एड्रिनल नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि में कौन सा हार्मोन आपका वो सेक्रेट करता है? तो भाई एड्रिनल जो होता है, एड्रिनल नामक हार्मोन जो होता है, यह अधिवृक्क से आपका ये सेक्रेशन होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आप इसका भी उत्तर जानते हैं, ये होगा आपका कहाँ से इंसुलिन होगा, वो पैंक्रियाज होना चाहिए। ऑप्शन आपको है पैंक्रियाज, अधिवृक्क, पीनियल और पीयूष। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मैं सही उत्तर दिया, पैंक्रियाज होगा। क्या होगा? पैंक्रियाज। उसके बाद नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, एनीमिया, बेरी, गलगंड और मधुमेह। तो आप बताएं, आप ये भी मालूम हो गया होगा आपको क्या है भाई? तो मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से यह रोग होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, थकान के समय मांसपेशियों में कौन जमा हो जाता है? तो क्या जमा हो जाता है भाई? तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, दुग्ध अम्ल, इंसुलिन, अपशिष्ट जल, ऑक्सीजन। तो आपको इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको मालूम हो गया होगा कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, जमा हो जाने के कारण थकान हो जाता है। 52 का क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है। अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन, थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में
कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है भाई? तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ग्लाइकोजन, ऑक्सीजन, ऊर्जा, उपर्युक्त सभी। तो आपको इसको मालूम होगा कि इसमें थकान के समय ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है और ऊर्जा भी कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ग्लाइकोजन का भी इसमें कम हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ऊर्जा भी कम हो जाता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 54 नंबर क्वेश्चन होगा, सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है? तो पूछ रहा है सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है 1100 ग्राम, दूसरा है 900 ग्राम, तीसरा है 950 ग्राम और चौथा है 1250 ग्राम। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका बताइए। आपका 1100 ग्राम जो होगा वह सही उत्तर होगा। पुरुषों में 1100 ग्राम और दूसरा महिलाओं में कितना होता है भाई? इसी का महिला पुरुष का उल्टा महिला को पूछ रहा है, तो महिला में ऑटोमेटिक है कम होगा। तो बताइए भाई 55 में आपका महिला में कितना होगा? तो ये 200 ग्राम कम रहता है, अर्थात 900 ग्राम फेफड़े का भार होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? यहाँ एमिनो एसिड की चर्चा हुआ है। मानव शरीर में ऑप्शन आपको एमिनो अम्ल की संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 10, 22, 11, 15। पुनः मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ, मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा 22 प्रकार के एमिनो अम्ल मानव शरीर में पाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। अब आपको सही उत्तर बताना है, तो आप बताइए क्या होगा? तो 5 सेकंड होगा। क्या होगा? 5 सेकंड में ये मानव जो है सांस लेने की प्रक्रिया समाप्त करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? यहाँ रुधिर ब्लड जो है प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? ऑप्शन है 250 लीटर, 400 से 450 लीटर, 350 लीटर, 200 लीटर। आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर होगा क्या होगा भाई? तो 350 लीटर जो है वह ऑक्सीजन देता है। क्या होगा? 100 मानव शरीर कोशिकाओं को कितना ऑक्सीजन देता है? तो 300 आंसर होगा, 350 लीटर देता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? तो हृदय एवं फेफड़े का आवाज़ किससे, जो आप आला लगाता है भाई, उसी के बारे में पूछ रहा है। उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, स्टेनोस्कोप, स्टोकोस्कोप और हाइड्रोमीटर। तो स्पष्ट है इसका नाम 59 का हो जाएगा। उत्तर आपका स्टेथोस्कोप इसको कहा जाता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 60 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर को धड़कने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो सही उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती है, कहाँ इकट्ठी होती है भाई प्रजनन संबंधी सूचनाएं? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आरएनए, डीएनए, तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बताना है सही उत्तर क्या होगा? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है।
यहीं होगा, इसका DNA में होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टाइड मांसपेशियां, डेल्टाइड मसल्स शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो 62 का आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। डेल्टाइड मांसपेशियां पूछ रहा है, शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ऑप्शन है पैरों में, गर्दन में, कंधे में, भुजाओं में। अब आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? डेल्टाइड मसल्स पाया जाता है कंधे में। क्या होता है? कंधे में पाया जाता है। डेल्टाइड मसल्स याद रखिएगा, यह शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो यह कंधे में पाई जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, पैक्टोलियास मेजर मांसपेशियां, पैक्टोलिस मेजर मसल्स शरीर में किस स्थान पर होती है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तो आपको सही उत्तर बताना है। यह श्वसन तंत्र में पाया जाता है। पैक्टोलियास मेजर मांसपेशियां कहाँ पाया जाता है? तो श्वसन तंत्र में पाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? तो आपको ऑप्शन है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है फेफड़े निम्नलिखित में किस प्रणाली के भाग हैं। तो फेफड़ा श्वसन से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए श्वसन तंत्र। क्या होगा? श्वसन तंत्र। 65 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो भाई सबसे लंबी अस्थि का यहाँ चर्चा किया गया है। तो सबसे लंबी अस्थि में मैं समझता हूँ 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, एटलस, एटना, फीमर, स्टेपीज। तो भाई इसका सही उत्तर जो होगा वह फीमर होगा। क्या होगा? फीमर। फीमर हड्डी जो है वह सबसे लंबा होता है और एटलस सबसे छोटा होता है, जो कान का हड्डी है। 66 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं 48 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। तो आपको सही उत्तर आप बताइए। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 48 सेंटीमीटर। कितना होगा? 48 सेंटीमीटर। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? जल का बैलेंस बनाने वाला कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, वृक्क है, हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है। तो आपको बताइए जो जल संतुलन को बनाए रखता है वह क्या है भाई? तो किडनी है, वृक्क जिसको कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, संधियों, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यह भी आपको बताया जा चुका है। आपको ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑस्टोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आप सही उत्तर बताइए। ऑस्टोलॉजी क्या होता है? यह जोड़ों की संधि का अध्ययन कराता है, इसलिए इसको ऑस्टोलॉजी कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे 2 हिस्सों में बांटता है उसको क्या कहते हैं आप? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल अक्ष, दूसरा है फ्रंटल अक्ष, तीसरा है वर्टिकल अक्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर? तो उत्तर इसका होना चाहिए हॉरिजॉन्टल अक्ष। क्या है? हॉरिजॉन्टल अक्ष। वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर नीचे 2 हिस्सों में बांटता है हॉरिजॉन्टल अक्ष कहलाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वह अक्ष जो मानव शरीर को आगे पीछे 2 हिस्सों में बांटता है उसको आप क्या कहेंगे? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वर्टिकल अक्ष, हॉरिजॉन्टल अक्ष, फ्रंटल अक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अब सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है फ्रंटल अक्ष। क्या है? फ्रंटल अक्ष। फ्रंटल अक्ष जो है मानव शरीर को आगे पीछे 2 हिस्सों में बांटता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव का रुधिर कितना होता है? एक स्वस्थ मानव का रुधिर क्या होता है?
क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, गहरे रंग का होता है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो भाई एक स्वस्थ मानव का रुधिर जो होता है वह क्षारीय होता है। सही उत्तर क्या होगा? क्षारीय होगा। 72 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, कौन करता है? आपको सही उत्तर बताना है। या इसमें 4 ऑप्शन है, मेरुरज्जु, हाई हाइथैलेमस, पिट्यूटरी और यकृत। तो आपको अब सही उत्तर बताइए। ये होगा हाई पा पाथलेम्स। क्या होगा? हाई पाथलेम्स जो होता है मने मानव शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। हाई पाथलेम्स याद रखिएगा। तो मेरे दोस्त, आज मैं एनाटॉमी चैप्टर का थॉरो अध्ययन किया। थॉरो के साथ साथ इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन रहा था उसका भी मैं भली भांति अध्ययन कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग इससे संबंधित एनाटॉमी से संबंधित क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है हम लोग खेलों से संबंधित अध्ययन करेंगे, जिसमें खेल से संबंधित सामान्य परिचय जानेंगे। उसके बाद प्रमुख नियम इसका जानेंगे और हर खेल के बारे में इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला जो चैप्टर में पहला जो हम खेल के बारे में पढ़ेंगे वह क्रिकेट होगा। चूँकि क्रिकेट आजकल बहुत ही चर्चित गेम है, इसकी की जानकारी हम लोग अगले क्लास में लेंगे। इसी शब्दों के साथ मेरे सभी भाई बहनों जो खास करके पीजीटी टीजीटी की तैयारी में जुटे हुए हैं, सभी को अशोक राय एंड राय चैनल आपको स्वागत अभिनंदन के साथ साथ अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा चैनल अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट लिखेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले क्लास में हम लोग क्रिकेट के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।